इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर ज्वाइन करें डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब। आप एनर्जी एक्सपर्ट हैं, साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, क्या इसको हम अगर यूँ पुट करें क्वेश्चन को कि सारा जो बिजली की बार बार कीमत बढ़ाने का मसला है उसकी वजह सिर्फ IPPs के जो मुआहदे हैं वही है, या इसमें कहीं और भी प्रॉब्लम्स हैं? आपके नज़दीक इसकी क्या वजह है कि बिजली बार बार महंगी करनी पड़ रही है? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा जी कि ये मसला बहुत ही ज़्यादा बुनियादी मसला है और इतना गहरा मसला है कि जो पाकिस्तान की फ्यूचर बका के लिए इसका बहुत गहरा असर है। और वो चूँकि इसकी 3-4 वजूहात हैं। एक ये है कि जिस वक्त ये चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के नीचे मादे किए गए थे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि गवर्नमेंट का कोई सीरियस महकमा या उनकी कोई टीम जो है इसमें शामिल नहीं थी और ज़्यादातर ये चाइनीज़ पर छोड़ दिया गया था। उन्होंने ही मुख्तलिफ किस्म के बिजली घर जो है वो उन्होंने सेलेक्ट किए और उन्होंने ही फिर उनकी जो आगाज़ किया उनका। और ये इतनी गलत बात थी कि बजाय इसके कि सबसे पहले वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते उसके ऊपर काम करते, नई प्रोडक्टिव बिजली की डिमांड पैदा करते, उन्होंने बिल्कुल वो चीज़ की परवाह किए बगैर इतने ज़्यादा बिजली घर कर लिए और चाइनीज़ के इन्वेस्टर से कोई बात नहीं हुई कि वो इसकी प्राइस की या तो कंपटीशन कराएं चाइनीज़ कंपनियों में ताकि इसकी प्राइस लेवल कम हो जाए या इसकी क्वालिटी बेहतर हो जाए। ये बात भी नहीं हुई और इस तरीके से चाइनीज़ ने अपनी मर्जी के मुताबिक बिजली के कारखाने बना दिए और जो वो बन चुके तो फिर पता चला कि हमारे पास तो इसकी फ़िलहाल यूटिलाइजेशन नहीं है और न ही हमारे ग्रिड में ये कैपेसिटी है। यानी इस कदर ये इसमें निगलेक्ट हुई है और इसकी जो फॉल्ट पर जो भी अदारे फॉल्ट पर होंगे जब तक उनको अकाउंटेबल नहीं किया जाएगा पाकिस्तान का बचने को कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसमें आपको लगता है कि ये रीनिगोशिएटेबल है? इसको हम दोबारा से उनसे बातचीत कर सकते हैं? जी इमरान साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी डिले से जाएगी, मैं अगली बार आपका क्वेश्चन लेती हूँ। जी डॉक्टर साहब, जहाँ तक रीनिगोशिएशन का तल्लक है, मैंने एक दफ़ा ये जो चाइनीज़ पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग थी, मैंने वहाँ पर ये बात उठाई थी और बल्कि मुझे एक सवाल पूछा था चाइनीज़ ने कि क्या पाकिस्तान उनको अदायगियाँ करता रहेगा, क्या यकीन दहानी कराएगा पाकिस्तान उनको अदायगियाँ करने की। तो मैंने उन पूरी जॉइंट मीटिंग में ये कहा था कि कोई दुनिया की ताकत ये यकीन दहानी नहीं करा सकती। इसकी यकीन दहानी सिर्फ जिस चीज़ ये होगी कि क्या ये पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑप्टिमम थे, ये लगाने चाहिए थे। दूसरा ये होगा कि क्या चाइनीज़ कंपनियों में कंपटीशन कराकर इसकी प्राइस टैरिफ को कम किया गया और तीसरा जो इसकी टेक्नोलॉजी की को इम्प्रूव किया गया। मैंने कहा जब तक ये 3 चीज़ें नहीं होंगी जब तक कोई भी आपको अदायगियों की यकीन दहानी नहीं कर सकता। और वही बात अभी आ चुकी है कि गवर्नमेंट जो कुछ भी, वही गवर्नमेंट इस वक्त पावर में है जिसने गफलत बरती और ये इतना बड़ा बोझ सर पर उठा लिया। अब वो कहाँ से अदायगियाँ कर सकती है? बेशक गवर्नमेंट वही है लेकिन अदायगियाँ नहीं कर सकती। और फिर अब देखें कि इतने ज़्यादा सरप्लस पावर है जिसकी कैपेसिटी प्राइस पाकिस्तान के लिए एक मेक और ब्रेक का मसला बना हुआ है और वो जो इकोनॉमिक जोन के इंडस्ट्री लग रही थी वो इंडस्ट्री का भी आगाज़ भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इसमें गड़बड़ हुई है कि ये पाकिस्तान की बका के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब तक मैं कहता हूँ कोई पाकिस्तान की ऐसी ताकत जो इसको इन्वेस्टिगेट करके और इसकी जिन लोगों ने गफलत बरती है या जिन लोगों ने शायद गलत फायदा उठाया है, जब तक उनको अकाउंटेबल नहीं करेंगे तो कौम जो है इतना ज्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। यहाँ पे डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने अभी बात की चाइनीज IPPs की, तो मैं आपसे यहाँ पे ये अर्ज कर दूं कि 1994
कि जो पॉलिसी के तहत आईपीपीज यहाँ लगाए गए, आपको सुन के हैरत होगी कि वहाँ उसमें वर्ल्ड बैंक ने 2 प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के फंडेड थे, एक यहाँ पाकिस्तान में और एक वहाँ पे सऊदी अरब में। तो पाकिस्तान में वो जो हब को लगा वो लगा $1.8 बिलियन, और उसी वक्त सऊदी अरब में उतनी ही कैपेसिटी का सेम प्रोजेक्ट जो लगा वो लगा $280 मिलियन। तो इस पे ये नहीं, ये मैं मेरे अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड बैंक ने अपने तहकीकात के बाद मुतलका डायरेक्टर को उन्होंने फारिग कर दिया किकबैक्स और करप्शन के इल्जामात में। तो हुआ ये है कि यहाँ पे आप मामला जो पाकिस्तानियों को जिस तरह से लूटा गया कि पहले तो लागत इतनी ज्यादा हो गई, दूसरा ये देखिए कि साहिवाल कोल, हबको कोल और पोर्ट कासिम कोल, ये ऐसे 3 प्रोजेक्ट लगाए गए जो लगे यहाँ, और उनके लिए कोयला आना था बाहर से, इंपोर्ट होना था। वो यहाँ पे 60 से 70 रुपए में 1 यूनिट पड़ रहा है। और जो डॉक्टर साहब ने कैपेसिटी बिलिंग की बात की, तो मैं ये अर्ज करूं कि 10 साल में बिजली के सार्फिन ने, पाकिस्तानी बिजली के सार्फिन ने कुल 17,000 अरब रुपए अदा किए बिजली के बिल की मद में, और उसमें से आपको हैरत होगी कि तकरीबन आधे यानी 8,000 अरब कैपेसिटी पेमेंट है। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये तो फिर मतलब स्टार्ट से अभी तक का जो सिलसिला है, तो ये फैक्ट्स तो बड़े होशरुबा हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है डॉक्टर साहब, इसको आप इस पे कमेंट भी कीजिएगा। जी कर लीजिए। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि जो ये कोल पावर प्रोजेक्ट की बात की है इन्होंने साहिवाल की, ये पूरी दुनिया के अंदर जहां पर भी कोल से बिजली पैदा की जाती है एक असूल होता है। वो असूल कहते हैं कि वो कोल टू पावर, यानी कोल को मूव नहीं किया जाता। कोल जैसे जेटी पर आता था वो सीधा वहां पर पावर प्लांट लगता और फिर उससे पावर जनरेट होकर तो पावर को लाइंस के जरिए लाते। वही एक पूरी दुनिया में तरीका है। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा वायलेशन हुई है तरीका की मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ तो इतना बड़ा बोझ है कि पाकिस्तान उठा नहीं सकता, और दूसरी तरफ इतना बड़ा गफलत थी और शायद इसके अंदर इतनी ज्यादा अब देखिए ये सवाल उठ चुके हैं, तो अब वी होप कि इस पे बात शुरू होगी, अब इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन भी होगी। लेकिन डॉक्टर साहब एक और चीज भी है ना, अब हम ये भी देख रहे हैं कि सोलर की तरफ लोगों का रुझान बड़ी तेजी से बढ़ा है, और अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो आबादी है, जो ख़ास तौर पर डोमेस्टिक लोग यूज़ करते हैं, वो तो बहुत जल्दी सोलर पे मुंतकिल हो रहे हैं। ऐसे में तो जो रेवेन्यू इन बिजली घरों के लिए जनरेट होता था वो भी ऐसा लग रहा है कि वो कम पड़ जाएगा। तो फिर ये कैसे पैसे पूरे होंगे? ये तो उल्टा बोझ बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे लोग सोलर पर शिफ्ट होंगे। देखिए जहां तक सोलर का तल्लक है, ये पूरी दुनिया में जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं वो सोलर की तरफ पूरी दुनिया में जा रहे हैं और पूरी दुनिया उनको इनकरेज कर रही है। क्योंकि देखें जो एक तो हर एक जो डोमेस्टिक हर एक घर को बिजली मुयस्सर भी नहीं थी, और दूसरा ये भी था कि वो बिजली जो है वो काबिल एतमाद भी नहीं थी। अगर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसा लगाकर सोलर लगाते, तो उनको लेजिटिमेट राइट होना चाहिए कि वो सोलर लगा सकते हैं। और अब ये ना ये चीज़ जो कहते हैं आपके जो डोमेस्टिक बिजली की डिमांड थी उसकी बेसिस के ऊपर इतनी ज़्यादा पावर प्लांट की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए होना था, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जी डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अब ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत भी इस वक्त आमने सामने आ गए हैं। वुज़रा वफाकी वुज़रा का ये कहना है, ये मानना है कि ये जो IPPs के मुआहदे हैं जिनके साथ ख़त्म होने जा रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए, और जिनके साथ रीनिगोशिएट हो सकता है उनके साथ रीनिगोशिएट किया जाए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी हड्डर बन रही है इस वक्त। वो कहते हैं कि नहीं, इससे मसाइल होंगे। लेकिन वुज़रा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इस पे हो जाए तो हम महंगे IPPs बंद करके सालाना 1446 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट जो है उससे बच सकते हैं। आप क्योंकि खुद एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि रीनिगोशिएट नहीं हो सकता? देखिए जी, पहली बात यह है कि जहां तक जो पुराने IPPs हैं वो अपने जो उनके कानूनों के मुताबिक जो उनकी
अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट के मुताबिक ही ख़त्म किए जा सकते हैं, वरना वो सारे आपको इंटरनेशनल कोर्ट्स में ले जाएंगे। और जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, मसलन नेपरा है, नेपरा तो पूरी तरीके से वाकिफ है कि कौन सा तरीका होगा उन पुराने IPPs को ख़त्म करने का। अगर उसको कानूनी जवाज़ नहीं है तो नेपरा शायद ये कहेगा कि वो ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन अगर जहाँ तक गवर्नमेंट के मिनिस्टर ये चाहते हैं कि उनको ख़त्म करें, तो लेकिन मिनिस्टर जो है वो कानून के मुताबिक ही ख़त्म कर सकते हैं।